हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। अभी तक इस सब्जेक्ट में हम डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में, एक नेटवर्क में कौन सी केबलिंग यूज होती है उसके बारे में, कनेक्टर के बारे में और स्पीड के अकॉर्डिंग नेटवर्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मिस ईथरनेट के बारे में, एनआईसी कार्ड के बारे में और डिफरेंट कनेक्टिंग डिवाइसेस जैसे कि हब, स्विच और राउटर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हम इस सब्जेक्ट को सिर्फ एग्जाम में जितना पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर के हैं ये सभी कंप्यूटर्स हैं और ये सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू कनेक्टिंग डिवाइसेस जो कि यहाँ पर स्विच और राउटर हैं। अब मान लीजिए इस कंप्यूटर ए को इस कंप्यूटर बी के साथ कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने का मतलब है इस कंप्यूटर ए को कोई मैसेज सेंड करना है कंप्यूटर बी को। तो यह मैसेज सेंड करने में इस नेटवर्क में शुरू से लेके एंड तक कौन कौन सी टर्म्स यूज हो सकती हैं उनका हम एक आइडिया लेते हैं। सबसे पहले जो यूजर है उसे जो मैसेज सेंड करना है वह इस कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन के अंदर उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में लिखेगा। वह हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में उस मैसेज को लिख सकता है, तो उसको हम बोलेंगे मैसेज या इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर उस मैसेज या इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का मतलब है वह लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है और वो 101010 की फॉर्म में होती है। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ या वाइस वर्सा। और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के साथ साथ वह उस मैसेज में अपनी तरफ से भी कुछ बिट्स को डाल देगा। बिट्स डालने का कारण यह है ताकि जब कंप्यूटर इस मैसेज को नेटवर्क में सेंड करे तो नेटवर्क में से कोई उस मैसेज को चुरा ना पाए। मीन्स वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो बिफोर रीचिंग टू इट्स डेस्टिनेशन। तो अब इस प्रोसेस में से वो पार्ट जिसमें कंप्यूटर मैसेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स, और वो पार्ट जिसमें कंप्यूटर ने एक्स्ट्रा बिट मैसेज में ऐड की है उसे बोलते हैं इनक्रिप्शन। तो ये तीनों टर्म्स भी मैसेज सेंडिंग प्रोसेस में यूज होंगी। अब जो मैसेज सेंड करने वाला है उसे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना पड़ सकता है, तो लॉगिन टर्म भी यूज होगी। हो सकता है लॉगिन करने के बाद उसका एक सेशन क्रिएट हो, मींस एक स्पेसिफिक टाइम तक ही वह लॉगिन वैलिड हो, उसके बाद सेशन एक्सपायर्ड हो जाए और उसे री लॉगिन करना पड़े, तो यह सेशन टर्म भी यूज हुई। उसके बाद सेंडर को इस चीज का भी पता होगा कि यह जो कम्युनिकेशन है यह किस टाइप का कम्युनिकेशन है। टाइप का मतलब है यह कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स है या डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में उसमें केवल रेडियो बोलेगा और हम सिर्फ सुनेंगे। और दूसरा कम्युनिकेशन डुप्लेक्स भी हो सकता है जो कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब यह टू वे कम्युनिकेशन भी दो टाइप का होता है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है जो हम वॉकी टॉकी में देखते हैं, जिसमें एक टाइम में केवल एक ही पर्सन बोल सकता है। जब पहला बोलेगा तो दूसरा सुनेगा और जब दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा। मींस ये दोनों पर्सन एक साथ नहीं बोल सकते हैं। तो यह कम्युनिकेशन हालांकि टू वे कम्युनिकेशन है बट हाफ डुप्लेक्स है। और दूसरा होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें दोनों सेंडर और रिसीवर एक साथ भी बोल सकते हैं, जो कि हम नॉर्मली मोबाइल या टेलीफोन पे कम्युनिकेशन करते हैं। तो यह कम्युनिकेशन किस टाइप का है इस चीज को पता करने को बोलते हैं डायलॉग कंट्रोल। सो डायलॉग कंट्रोल का यूज भी नेटवर्किंग में होता है। उसके बाद एक चीज यह भी हो सकती है कि मान लीजिए जो मैसेज या हम कहें जो फाइल है जिसे हम सेंड करना चाहते हैं वह बहुत बड़ी फाइल है, और मान लीजिए वह फाइल आधी सेंड हुई थी और बीच में नेटवर्क कनेक्शन ब्रेक हो गया और थोड़ी देर के बाद नेटवर्क कनेक्शन वापस आ गया। तो अब क्या वह पूरी फाइल दोबारा से सेंड करनी पड़ेगी? तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है सिंक्रोनाइजेशन। मींस अगर सिंक्रोनाइजेशन उस नेटवर्किंग में यूज हो रहा है तो इसका मतलब है वह कंप्लीट फाइल या मैसेज हमें दोबारा सेंड नहीं करना पड़ेगा। जो पार्ट सेंड हो चुका था सिर्फ उसके बाद का पार्ट ही सेंड करना पड़ेगा। इसको हम डाउनलोडिंग के वे में भी समझ सकते हैं। जब हम किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए कोई फाइल 100 MB की है और 10 MB कंप्लीट होने पर कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो जब दोबारा से इंटरनेट कनेक्शन आता है तो जो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन था फाइल का 10 MB के बाद वाला वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो ये चार वर्ड्स जो कि हैं लॉगिन, सेशन, डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये चार वर्ड्स भी नेटवर्किंग में यूज होते हैं। अब इसके बाद
इस एग्जाम्पल को देखिए। सपोज ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए ने एक मैसेज जीमेल ऐप के अंदर लिखा और वह कंप्यूटर बी को भी उसके जीमेल अकाउंट के अंदर शो हो रहा है। तो इसे कहते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए जो हमारा नेटवर्क का पाथ है वह तो ओके होना ही चाहिए, साथ में इन दो पीसी पर जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेंडर ए ने एक मैसेज सेंड किया और हमारा नेटवर्क पाथ ओके था, तो वो मैसेज इस पॉइंट तक सेंड हो गया, लेकिन क्योंकि इन दोनों कंप्यूटर्स पर प्रोटोकॉल सेम नहीं है, इसकी वजह से यह मैसेज कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर एक टर्म और आती है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर दो टर्म हो गई हैं, एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। एंड टू एंड का मतलब है ऐप टू ऐप और पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है डिवाइस टू डिवाइस। अल्टीमेटली नेटवर्किंग में हमें एंड टू एंड कम्युनिकेशन चाहिए। अब मान लीजिए अगर एंड टू एंड या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मैसेज या कुछ इंफॉर्मेशन को दोबारा से सेंड करना पड़े। तो जो इस बात का ध्यान रखा जाता है उसे बोलते हैं एरर कंट्रोल। इसके बाद नंबर आता है प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल्स का मतलब है कुछ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अगर ये रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे केवल तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और एरर कंट्रोल क्या होता है। चलिए अब हम ये टर्म्स देखने के बाद अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जो कि है राउटिंग। मान लीजिए कंप्यूटर ए ने कोई मैसेज कंप्यूटर बी के लिए सेंड किया, तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मैसेज एक डेडिकेटेड पाथ कवर करते हुए ही कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक जाएगा। इनफैक्ट वो मैसेज छोटे छोटे मैसेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उन छोटे छोटे मैसेजेस को हम चंक्स या पैकेट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पैकेट्स ये पाथ को फॉलो करेंगे, कुछ पैकेट्स इस पाथ को फॉलो करेंगे या कुछ पैकेट्स किसी और पाथ को फॉलो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सभी पैकेट्स इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जो कि कंप्यूटर बी पॉइंट है। तो इसी चीज को बोलते हैं राउटिंग। अगर मान लीजिए हम यह सोचते कि एक मैसेज के लिए एक डेडिकेटेड रूट होगा, तो उससे नेटवर्क की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उस मैसेज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जितना टाइम चाहिए हो सकता है उतने टाइम के लिए वो रूट कभी अवेलेबल ही ना हो। तो इसलिए राउटिंग की फिनोमेना को यूज किया जाता है जिसमें डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करते हैं, बट अल्टीमेटली सभी पैकेट्स एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। और इस चीज का जो ध्यान रखता है कि सभी पैकेट्स हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, इसे भी बोलते हैं एरर कंट्रोल, जो कि हमने पहले भी स्टडी किया है। तो इस राउटिंग वर्ड का भी ध्यान रखना कि राउटिंग का मतलब क्या होता है। यह भी नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंट टर्म है। अब राउटिंग के बाद एक टर्म और आती है जिसे बोलते हैं CRC, मींस साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। मान लीजिए ये कोई मैसेज है जिसमें बहुत सारी बिट्स हैं और ये मैसेज हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है। अब मशीन इस मैसेज के साथ रैंडमली कुछ बिट्स ऐड कर देगी। वो बिट्स कुछ मैसेज के स्टार्टिंग में ऐड कर देगी और कुछ बिट्स मैसेज के लास्ट में ऐड कर देगी। अब जो बिट्स मशीन ए ने ऐड की हैं, मशीन बी को पता है कि वो बिट्स कौन सी हैं। अब जो ऐड की हुई बिट्स हैं, अगर मान लीजिए वो बिट्स इंटैक्ट मशीन बी तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है मैसेज में भी कोई एरर नहीं आया होगा। क्योंकि अगर एरर आता मीन्स अगर कोई बिट का लॉस होता या कोई बिट एक्स्ट्रा आ जाती, तो उस बिट का रिफ्लेक्शन इन रैंडमली ऐड की हुई बिट्स पर भी आता। तो यह भी एक एरर कंट्रोल की टेक्निक है और इसी टेक्निक को बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, मींस CRC। अब CRC के बाद नेक्स्ट टर्म आती है फ्लो कंट्रोल। मान लीजिए ए कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है विथ अ पर्टिकुलर डेटा रेट। मान लीजिए वो डेटा रेट है 1 Mbps, लेकिन जो रिसीवर है मींस जो कंप्यूटर बी है उसका रिसीव करने का डेटा रेट है 500 kbps। तो यहाँ पर ऑब्वियस है सेंडिंग डेटा रेट ज्यादा है कंपेयर टू रिसीविंग डेटा रेट से। और हम यूं भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर बी स्लो है कंप्यूटर ए से। तो अगर इस चीज को मैनेज ना किया जाए तो डेटा लॉस हो सकता है।
वह टर्म जो इस चीज का ध्यान रखती है उसे बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। मीन्स बिट्स के फ्लो को कंट्रोल किया जाए। अगर कोई फास्ट सेंडिंग मशीन है तो उसकी स्पीड को कम किया जाए। अब फ्लो कंट्रोल के बाद एक टर्म और आती है जिसे बोलते हैं कोलिजन। मान लीजिए एक से ज्यादा कंप्यूटर कोई इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पे सेंड कर दे एक पर्टिकुलर एड्रेस के लिए, तो हो सकता है नेटवर्क के बीच में वो दोनों इंफॉर्मेशन आपस में टकरा जाएं। तो इसी चीज को बोलते हैं कोलिजन। और इसको अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं CSMACD, जिसकी फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। जिसका मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेंड करने से पहले नेटवर्क में कैरियर को सेंस करेगा, और अगर उसको नेटवर्क में कोई पाथ अवेलेबल हो रहा है तभी वह इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। इसका मेन कारण यही है टू अवॉइड कोलिजन। सो CSMACD इज ए टेक्निक टू अवॉइड कोलिजन इन नेटवर्क। अब नेक्स्ट एक मैसेज को कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक सेंड करने में कौन सी टर्म यूज हो सकती है, वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बस, रिंग या स्टार या मिक्सर ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री हो सकती है, जिसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। अब टोपोलॉजी के बाद एक टर्म और आती है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है कि ये जो मैसेज बिट की फॉर्म में बन चुका है, मीन्स 101010 की फॉर्म में बन चुका है, तो इन बिट्स के सीक्वेंस में हम कुछ और चेंज कर दें, मीन्स एनकोड कर दें, जिससे कि उसे कंप्यूटर बी पर डिकोड करना इजी हो और हम कंप्यूटर बी पे मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो एनकोडिंग जस्ट एक सिग्नलिंग की टेक्निक है। इसे आप इंक्रिप्शन के साथ मिक्स मत कीजिएगा। इंक्रिप्शन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई इंफॉर्मेशन को नेटवर्क में से चुरा ना सके। बट एनकोडिंग जस्ट एक सिग्नलिंग की टेक्निक है कि हमारा डेटा नेटवर्क में से फ्लो किस रूप में करेगा, मीन्स उसमें वोल्टेज लेवल्स क्या क्या रहेंगे। क्योंकि अगर कोई वायर्ड चैनल है तो उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही प्रोपेगेट करेगा, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का वोल्टेज लेवल क्या रहेगा यह एनकोडिंग से डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद एक टर्म आती है बिट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसका मतलब है जो बिट्स का सीक्वेंस है, क्या बिट्स उसी सीक्वेंस में सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रही है या वो सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है। क्योंकि अगर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो मैसेज इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो अभी तक हमने जो जो टर्म्स देखी हैं वो सभी यहाँ पर एक साथ लिखी हुई हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी कम्युनिकेशन में ये सभी टर्म्स यूज होंगी ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी कम्युनिकेशन में विदाउट एनक्रिप्शन के ही मैसेज को ए से बी तक सेंड किया जाता है, तो उसमें एनक्रिप्शन नहीं हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन अगर एक ही नेटवर्क में है तो राउटिंग की भी जरूरत ना पड़े। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि अगर हम कम्युनिकेशन के टाइम पे इन सभी टर्म्स को यूज करते हैं तो क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं which should be fulfilled when we want to send a message from one computer to another computer। अब ये जो 7 टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनको लेयर्स में नाम दे दिया गया है। मीन्स अगर मैसेज वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होती है तो इसे हम कहेंगे कि एप्लीकेशन लेयर का यूज हुआ है। इसी तरह से अगर सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और एनक्रिप्शन यूज होता है तब हम कहेंगे कि प्रेजेंटेशन लेयर का यूज हुआ है। सिमिलरली अगर सेशन वगैरह क्रिएट होता है तब हम कहेंगे कि सेशन लेयर का यूज हुआ है। अगर एंड टू एंड एरर कंट्रोल का ध्यान रखा जाता है और प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाता है तब हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज हुआ है। अगर डिफरेंट नेटवर्क्स में मैसेज को एक नोड से दूसरी नोड तक पहुंचाने के लिए राउटिंग का यूज किया गया है तब हम कहेंगे कि नेटवर्क लेयर का यूज हुआ है। अगर CRC, फ्लो कंट्रोल और कोलिजन डिटेक्शन का ध्यान रखा गया है तब हम कहेंगे कि डेटा लिंक लेयर का यूज हुआ है। और फाइनली अगर टोपोलॉजी, वायर के फिजिकल डायमेंशंस, वोल्टेज लेवल, एनकोडिंग इन सब का ध्यान रखा गया है तब हम कहेंगे कि फिजिकल लेयर का यूज हुआ है। अब इसी मॉडल को बोलते हैं OSI मॉडल, मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI मॉडल में ये 7 लेयर्स होती हैं जो कि है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फाइनली फिजिकल लेयर। और इन सभी लेयर्स में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की गई हैं वो इस कॉलम 1 में शो की गई हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया OSI मॉडल के बारे में, OSI मॉडल की डिफरेंट लेयर्स के बारे में
और उन डिफरेंट लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। अब नेटवर्किंग में एक मॉडल और आता है जिसे बोलते हैं डीओडी मॉडल। डीओडी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। इस मॉडल में ओएसआई मॉडल की कुछ लेयर्स को क्लब करके सिंगल लेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को क्लब करके एक सिंगल लेयर का नाम दे दिया गया है एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को बोल दिया गया है होस्ट टू होस्ट लेयर। नेटवर्क लेयर को बोल दिया गया है इंटरनेट लेयर। एंड डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को क्लब करके एक सिंगल लेयर बना दी गई है जिसे बोला जाता है नेटवर्क इंटरफेस मीडियम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स को डीओडी मॉडल की 4 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये डीओडी मॉडल की जो 4 लेयर्स बन गई हैं, इन चारों लेयर्स में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो हर लेयर के सामने दिखाए गए हैं। इन ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स को टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक बोलते हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब का आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया और फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। इन प्रोटोकॉल्स और कुछ और टर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।